नमस्कार दोस्तों, कोनाराम सारण एक बार पुनः का आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और हम आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। आज हम पर चर्चा करेंगे। वर्णों पर ही कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी, चाहे वो अंग्रेजी हो, वर्णों पर ही निर्भर करती है। वर्ण है भाषा आधारभूत इकाई माने, लेकिन वर्ण से पहले, क्योंकि वर्ण एक भाषा का टॉपिक है, तो हमें थोड़ी भाषा के बारे में भी जानकारी होनी। भाषा क्या है और भाषा के बाद हम वर्णों को, तो इस वर्ण विचार को पढ़ने से पहले हम भाषा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें और भाषा के कितने रूप होते हैं और भाषा के प्रकार कितने, इन पर हम थोड़ा, और उसके बाद हम जो हमारा जो टॉपिक है वर्ण विचार का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा भाषा जो शब्द है वो कैसे बना है, पर हम थोड़ी चर्चा। भाषा शब्द शब्द की भाष धातु से, भाषा शब्द से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु, भाष धातु में आ पर आ पर प्रत्यय के लगने से भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय के लगने से, ये शब्द इस तरह से बना है। भाष धातु है और आ प्रत्यय इसमें लगा है, इनसे ये शब्द बना है। तो भाषा शब्द किससे बना है कि संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय के योग से बना। संस्कृत की भाष धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? आ प्रत्यय। अगर हम इस शब्द का अर्थ देखें कि भाष शब्द का अर्थ क्या है, भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ, शब्द का शाब्दिक अर्थ, यानी इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये देखते। भाषा जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है। तो भाषा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कहना या बोलना या प्रकट करना। ये भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, कहना, बोलना या फिर प्रकट करना। ये भाषा शब्द का क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ है कि भाषा शब्द है वो भाष धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? बोलना, कह दो चाहे
या प्रकट करना। अर्थात प्रकटीकरण के माध्यम को तो भाषा कहते हैं। यानी प्रकटीकरण के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। एक सामान्य तौर पर हम इस शब्द की व्याख्या इस प्रकार से कर कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है। भाष प्लस आ से भाषा बना है। और भाषा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? कहना, बोलना एक ही बात है, या प्रकट करना एक ही बात। अर्थात प्रकटीकरण के माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाषा के रूप कितने हैं, या पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं। तो विद्वानों ने क्या है कि शब्द को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। भाषा शब्द को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। एक सामान्य परिभाषा की अगर बात करें, सामान्य अगर परिभाषा की अगर बात करें तो ये है कि मानव अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए इस माध्यम का प्रयोग करता है से भाषा कहते हैं। एक सामान्य परिभाषा ये है कि मानव अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। मानव अपनी बात दूसरों को कहने के लिए या दूसरों की बात सुनने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। एक परिभाषा और भी है इनकी, क्योंकि इस शब्द को करीबन 50 से ज्यादा विद्वानों ने परिभाषित किया, या फिर ये कह सकते हैं वाणी के इस माध्यम द्वारा वाणी के जिस माध्यम के द्वारा मानव अपने विचार पर प्रकट करता है दूसरों
के विचारों को ग्रहण करता है तो भाषा कहते हैं। यानी वाणी के जिस माध्यम के द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है, दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, भाषा। स्वाभाविक सी बात कि हम अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं, दूसरों के विचार को हम ग्रहण करते हैं। प्रकट करने और ग्रहण करने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं वो वाणी क्या कहलाती है? वो भाषा कहलाती है। एक ये जो परिभाषा है वो कामता प्रसाद कामता प्रसाद ये परिभाषा है वो गुरु कामता प्रसाद। एक और परिभाषा की अगर हम बात करें तो इनकी एक परिभाषा दी थी बहुत ही बढ़िया, महर्षि पंतजलि। महर्षि पंतजलि ने एक परिभाषा दी थी कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को मनुष्य द्वारा द्वारा भाषा कहते हैं। मनुष्य के द्वारा जो व्यक्त जो वाणी है ये भाषा, ये ने एक परिभाषा और भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर विटमोर विट वो परिभाषा ये थी कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा व्यक्त वाणी। विट महोदय ने कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा व्यक्त भाषा कहते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं या मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को भाषा की बात है। ये परिभाषा महर्षि पंतजलि की है और ये परिभाषा डॉक्टर विटमोर। और भी विद्वानों ने इस शब्द को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, लेकिन ज्यादा परिभाषाओं का हम क्या करेंगे, मुख्य मुख्य हमने इन बातें देख ली है कि भाषा, हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे लेकिन वर्ण विचार एक भाषा का टॉपिक है। इससे पहले हम भाषा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त। भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? आ प्रत्यय के लगने। और इस शब्द का अर्थ क्या है? इन बातों को हमने फिर इनकी परिभाषा हमने देखी है, कामता प्रसाद की भी देखी है, महर्षि पंतजलि की भी देखी है और डॉक्टर स्वीट महोदय की भी। अब हम पढ़ते हैं कि भाषा के रूप। अगला जो हमारा जो टॉपिक है भाषा के भाषा के मान्यता प्राप्त दो रूप माने जाते हैं। कई हम बुक्स पढ़ते हैं उनमें भाषा के, लेकिन इनके दो ही रूप माने।
तीसरा कौन सा रूप है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक तो इसका रूप है मौखिक रूप, एक रूप है भाषा का लिखित रूप। एक रूप तो है मौखिक रूप और एक कौन सा है, मौखिक रूप है सबसे पहले आया था। हम बात करें भाषा का कौन सा रूप सबसे पहले आया था, सबसे पहले ये जो रूप है भाषा का वो सबसे पहले, ये भाषा का अस्थायी रूप है भाषा का अस्थायी रूप, यानी ये सबसे पहले आया था और ये भाषा का क्या है, अस्थायी रूप। लिखित रूप की अगर हम बात करें, यह बाद में आया था, और दो नंबर बात करें, यह भाषा का स्थायी रूप है। ये भाषा का स्थायी रूप है, ये भाषा का अस्थायी रूप है, ये पहले आया ये बाद में आया, इनकी एक सामान्य सी जानकारी। अब हम अगर तीसरे रूप की बात करें, क्योंकि भाषा के मान्यता प्राप्त दो ही रूप है, भाषा मनोवैज्ञानिक दो ही रूप मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान हैं वो भाषा के तीन रूप भी मानते हैं। तो इसमें एक हम नोट डाल सकते हैं, वो तीसरा रूप है सांकेतिक या सांकेतिक सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप को भाषा मनोवैज्ञानिक इसे भाषा का रूप नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं, उन्होंने इसका कारण भी स्पष्ट किया है कि भाषा में क्या होता है कि कहना और बोलना है, और संकेत में कहना और बोलना की क्रिया संपन्न नहीं होती, इसलिए भाषा का रूप नहीं माना जाए। इसमें लिख सकते हो कि भाषा मनोवैज्ञानिक है, भाषा मनोवैज्ञानिक है, इसको भाषा का रूप ही मान। भाषा मनोवैज्ञानिक इसको भाषा का रूप नहीं मानते, क्योंकि क्योंकि में कहने कहने या बोलने बोलने की क्रिया क्रिया संपन्न ही है। यानी सांकेतिक रूप को भाषा का तीसरा रूप किस लिए नहीं माना जाता है कि भाषा मनोविज्ञान ये कहते हैं कि जो बोलने और कहने की जो क्रिया है वो संपन्न नहीं होती है। हम किसी को संकेत में समझा सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा का जो अर्थ है वो है बोलना कहना। लेकिन हम किसी को संकेत में अगर बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, तो इसमें ये बोलने और कहने की जो क्रिया है वो संपन्न नहीं होती है, भाषा का रूप नहीं मानते हैं। असल में भाषा के दो ही रूप हैं,
लिखित रूप है और मौखिक रूप है। लिखित रूप और मौखिक रूप भाषा के यही दो रूप माने जाते हैं। सांकेतिक को भाषा का रूप है। अब अगर हम बात करें भाषा के प्रकार कितने, अगला जो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार की संख्या की बात करें तो ये अनिश्चित है। निश्चित नहीं है कि भाषा के कितने प्रकार हो सकते। सभी विद्वान इस बात पर एक राय सभी विद्वान इस बात पर एक राय नहीं है कि भाषा के इतने ही रूप हो सकते। ये अनिश्चित है। भाषा के बहुत सारे प्रकार हैं। भाषा के प्रकार पर अगर बात करें इनके प्रकार कितने हैं इस पर विद्वान एक राय नहीं है। इसलिए भाषा के प्रकार अनिश्चित हो सकते। कुछ एक हम जैसे ये कहूँ कि भाषा का प्रकार होता है मातृभाषा। एक प्रकार की और बात करूँ होता है राष्ट्रभाषा। एक और प्रकार की बात करूँ तो राजभाषा। अगर एक और प्रकार की मैं बात करूँ तो प्रचलित भाषा। और अगर प्रकार की बात करूँ मैं तो मृत भाषा। एक और प्रकार की अगर बात करूँ मैं तो प्रादेशिक भाषा या इसे कहते हैं स्थानीय भाषा। प्रादेशिक भाषा कहते हैं तो आप है स्थानीय भाषा भी। और प्रकार की अगर बात करूँ हर भाषा। एक और प्रकार की अगर बात करूँ ये भाषा भी। एक भाषा भी भाषा। एक बात करें तो सह भाषा भी। अगर हम बात करें तो भाषा भी होती है। अगर हम बात करें तो टकसाली भाषा भी होती है। अगर हम बात करें संपर्क भाषा भी होती है। और भी आपको भाषा के रूप में मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ही और भी रूप मिल बारे में प्रकार हो सकते हैं। इतने प्रकार नहीं है और भी प्रकार हो सकते हैं। जैसे मुख्य मुख्य प्रकार मैंने 13 प्रकारों के नाम लिखे और भी आपको मिल सकते हैं। मातृभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, प्रचलित भाषा, मृत भाषा, प्रादेशिक स्थानीय भाषा है, आधार है, आधेय है, द्विभाषा है, सहभाषा है, उपभाषा है, टकसाली भाषा है या संपर्क भाषा है। और भी प्रकार भाषा के हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि भाषा के ही 13 प्रकार होते हैं। मुख्य मुख्य जो प्रकार है वो मैंने वो ये बता। अब जितने भी प्रकार हैं 13 14 15 जितने भी हैं और प्रकार हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात पढ़ेंगे कि मातृभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, प्रचलित भाषा क्या है, भाषा क्या प्रादेशिक भाषा है, आधार भाषा है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मातृभाषा पहली जो भाषा है वो कौन सी है।
मातृभाषा क्या है? बालक जन्म के उपरांत बालक उपरांत बाद में उपरांत अपने परिवार माता पिता और समाज समाज से जो भाषा को है मातृभाषा। बालक जन्म के उपरांत अपने परिवार या अपने माता पिता या समाज से जो भाषा ग्रहण करता है वो भाषा आपकी, यानी यूँ कहें कि एक हम बात के बालक के मानसिक विकास, बालक के विकास के लिए मातृभाषा महत्वपूर्ण माने। यानी बालक के मानसिक विकास के लिए जो मातृभाषा है वो सबसे महत्वपूर्ण। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि बालक के मानसिक विकास के लिए जितनी मातृभाषा की आवश्यकता है उतनी ही शारीरिक विकास के लिए दूध की आवश्यकता है। यानी बालक के शारीरिक विकास के लिए जितनी आवश्यकता माता के दूध की होती है उतनी ही मानसिक विकास के लिए मातृभाषा। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। जैसे बालक की जो प्रथम जो पाठशाला है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, उसकी प्रथम पाठशाला। और बालक का जो प्रथम जो गुरु होता है, बालक का प्रथम गुरु को प्रथम गुरु होती है ये बालक की प्रथम गुरु है। और बालक की जो प्रथम जो पाठशाला होती है वो होती है परिवार से जिस भाषा को बालक ग्रहण करता है उसकी मातृभाषा। तो ये है मातृभाषा। इसके बाद अगर हम बात करें 2 नंबर पर राष्ट्रभाषा। वह भाषा वह भाषा को अधिकांश वह भाषा जिसको अधिकांश वह भाषा जिसको राष्ट्र अधिकांश
द्वारा बोली व समझी तो उसे राष्ट्रभाषा। यानी वह भाषा जिसको राष्ट्र की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली व समझी जाती है। देश की अधिकांश जनसंख्या जिस भाषा को बोलता है और उसको समझता है उसे राष्ट्रभाषा। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात, हमारे संविधान राष्ट्रभाषा का हमारे संविधान में हमारे राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा शब्द का एक है। यानी हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं। संविधान का निर्माण हो रहा था तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत वाले कह रहे थे अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा घोषित करो, उत्तर भारत वाले कह रहे थे हिंदी को राष्ट्रभाषा। तो इस प्रश्न पर हमारा संविधान भी मौन है और उसमें भी इसका उल्लेख। हिंदी भारत की अघोषित राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की अघोषित राष्ट्रभाषा, क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या द्वारा ये बोली भी जाती है और समझी भी। इसलिए हिंदी है वो राष्ट्रभाषा तो नहीं है, कि राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन देश की जनता ने उसे अघोषित राष्ट्रभाषा मान लिया। तो हिंदी भारत की अघोषित राष्ट्रभाषा है, उसे संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया। अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारत की राष्ट्रभाषा है तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा, संविधान में इस बात का उल्लेख। लेकिन हम लोग मानते हैं कि ये भी है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदी बोलने वाले, तो इसलिए हिंदी हमारे देश की अघोषित राष्ट्रभाषा। के बाद अगर हम बात करें पर राजभाषा, एक बात है ये भी हो सकता है कि राष्ट्रभाषा कोई भी कंट्री की एक ही हो, एकाधिक नहीं हो सकती। राष्ट्रभाषा कोई भी कंट्री, कोई भी देश की है, एक ही है। अलग अलग देशों की राष्ट्रभाषाएं हैं, हमारे देश में का उल्लेख नहीं किया गया, तो एक अलग बात। इसके बाद पढ़ रहे हैं कि राजभाषा, राजभाषा किसे कहते हैं? विधान जिस भाषा को जिस भाषा को प्रशासनिक प्रशासनिक या कार्यालय भाषा
घोषित कर तो उसे राजभाषा, यानी जिस भाषा को संविधान ने जिस भाषा को प्रशासनिक या कार्यालय भाषा घोषित कर दे तो वो राजभाषा, यानी सरकार के आदेश हैं, सरकार के जो गजट का जो प्रकाशन है, सरकार की जो पत्रावली है, जिन भाषाओं में संपन्न की जाती है वो राजभाषा। आठ भारत में भारत में 22 राजभाषा है। भारत में 22 राजभाषा है, क्योंकि 8वीं जो अनुसूची उसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, और 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा है वो सारी की राजभाषा। जैसे हम सामान्य तौर पर अगर हम हमारे प्रदेश की बात, तो हमें ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि 22 भाषाओं में तो पत्रावली संपन्न भी नहीं होती है। कि मान लेते हैं कि राजस्थान में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का कोई पत्र आता है तो वो एक हिंदी में आएगा और एक इसका प्रकाशन आएगा अंग्रेजी में। जैसे वही पत्र अगर गुजरात में जाएगा ना, तो 22वीं अनुसूची में गुजराती भाषा सम्मिलित है, तो वो एक तो गुजराती में पत्र जाएगा और दूसरा उसका अंग्रेजी रूपांतरण होगा। तो इसका मतलब 22वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं सम्मिलित हैं राजभाषा है, और उन भाषाओं में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ पत्रावली यानी पत्रावली में उन भाषाओं को व्यवहार में। तो 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची में कुल जो भाषा है वो कितनी, 8वीं अनुसूची कुल भाषा कितनी, 22 है। ये सारी की सारी क्या है, राजभाषा है। संविधान का जो अनुच्छेद है 340 तो 51, ये जो अनुच्छेद है 9 में राजभाषा का उल्लेख किया। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 51 तक ये 9 जो अनुच्छेद राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और भारत में 22 राजभाषा है। कौन कौन सी 22 राजभाषा है? जो 8वीं अनुसूची में कुल जो 22 भाषा है वो सारी की सारी राजभाषा मानी जाती है। यानी संविधान ने जिस भाषा को प्रशासनिक या कार्यालय भाषा की स्वीकृति दी वो राजभाषा। इसके बाद अगर हम बात करें 4 नंबर की, तो है प्रचलित। वह भाषा वह भाषा में नौ काल से आज तक प्रचलन में है।
यानी वह भाषा जो अपने उद्भव काल से, जब उस भाषा की उत्पत्ति हुई थी, उस काल से लेकर आज तक जो भाषा प्रचलित, उसे हम प्रचलित भाषा कहते हैं। और प्रचलित भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। इसका एक उदाहरण है कि संस्कृत भाषा वैदिक काल से लेकर आज तक प्रचलन में है। यानी वैदिक काल से लेकर आज तक ये प्रचलन में है। तो संस्कृत है वो प्रचलित भाषा। संस्कृत क्या है? प्रचलित भाषा है। वह भाषा जो एक बार जिसकी उत्पत्ति हो गई है, वो आज तक बराबर चल रही है, तो वो प्रचलित है भाषा होगी। उसके बाद अगर हम बात करें, जो बात है भाषा, है भाषा, भाषा तो पहले प्रचलित थी, प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में प्रचलित भाषा, यानी वह भाषा जो पहले प्रचलित थी, यानी प्रचलन में थी, लेकिन वर्तमान में प्रचलित नहीं है। अब भाषा, वो भाषा समाप्त हो गई है। फिर भाषा है वो मर्त भाषा। एक समय था, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पाली भाषा में कुछ ग्रंथ लिखे गए, कुछ ग्रंथ प्राकृत भाषा में भी लिखे गए। जैसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी के समय जो भाषाएं प्रचलित थी, पाली प्राकृत भाषाएं थी, वो पहले प्रचलन में थी, लेकिन वर्तमान में पाली और प्राकृत भाषा प्रचलन में नहीं है। तो वो ये भाषाएं समाप्त हो गई है, तो इसलिए इनको कहते हैं मृत भाषा। यानी अपने उद्भव काल से लेकर आज तक जो भाषा प्रचलन में, तो वो प्रचलित है। लेकिन पहले कोई भाषा प्रचलन में थी, लेकिन वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। तो इस प्रकार की, जैसे पाली भाषा में हमें बहुत सारे ग्रंथ मिले, लेकिन वर्तमान में भाषा को बोलने वाला कोई नहीं है, प्रचलन में नहीं है। इसी तरीके से प्राकृत जो भाषा है, इस भाषा में भी बहुत सारे ग्रंथ मिल जाएंगे आपको, लेकिन वर्तमान में इस भाषा को समझने वाला, पढ़ने वाला नहीं, का प्रचलन नहीं है। ये मर्त भाषा हो गई। तो आज हमने जो शुरू जो टॉपिक किया था, वो तो वर्ण विचार का था। लेकिन वर्ण विचार से पहले, क्योंकि वर्ण विचार भाषा का टॉपिक है, और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ी बहुत भाषा के बारे में भी, तो आज हमने भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप क्या है, भाषा की परिभाषा और इनके रूप कौन कौन से हैं, और भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं, एक प्रकारों के लिखे। ये निश्चित नहीं है कि भाषा के इतने प्रकार हैं। और फिर उनके बारे में थोड़ी बहुत हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, प्रयास किया कि मातृभाषा किसे कहते हैं, और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा कौन सी है, प्रचलित भाषा कौन सी है, मृत भाषा कौन सी है। जो बाकी जो भाषाएं रह गई हैं, का हम के बाद हम वर्ण विचार पढ़ेंगे, बाद ही हम जय